बेटा ये क्वेश्चन अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधा हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है ए बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स एक्सेलरेशन वैल्यूज इन द एक्सट्रीम एंड द लोवेस्ट पोजिशन आर इक्वल। फाइंड द थ्रेड डिफ्लेक्शन एंगल इन द एक्सट्रीम पोजिशन। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझें। इसमें यह कहता है कि ये बॉल है मान लो, और ये बॉल एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ से ऐसे सस्पेंडेड है। मान लो स्ट्रिंग का लेंथ है L और बॉल का मास है M। अब ये जो बॉल है वो वर्टिकल प्लेन में ऐसे है ना ओसिलेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से स्विंग करता है। मतलब अब जब स्विंग करेगा तो यहाँ से जब जैसे जैसे जाएगा आगे की तरफ तो इसका वेलोसिटी घटेगा और एक बार मोमेंटरली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसके बाद ये रिटर्न होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मोमेंटरली वो रुक रहा है ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और अगर मैं ये मान लूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये थ्रेड इससे अल्फा एंगल बनाता है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो गया और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो गया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और हमको यही एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है। देखिए पहले ये समझो कि जो अपना बॉल है वो ऑब्वियसली एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है ना, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा C। पीछे हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे ये देखा था कि अगर हमें पार्टिकल का पाथ पहले से ही पता है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लेते हैं हम, एक उस पाथ के टैंजेंट के अलोंग और एक है ना उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो चूंकि हमारा बॉल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे चले आइए, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन टैंजेंट के अलोंग होगा। तो पहले निकालते हैं हम। देखिए अगर मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी है VB, ऐसे मान लो सपोज करो, हालांकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है लेकिन समझने के लिए अभी हम फिलहाल ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी है VB। उस केस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा AT और इस सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC जो कि VB स्क्वायर अपॉन L के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अपने क्वेश्चन में देखो VB तो जीरो है, अगर VB जीरो है तो AC तुम्हारा जीरो हो गया। यहाँ पे अगर मैं रियल फोर्सेस की बात करूँ तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा mg, और यहाँ देखो अगर ये एंगल अल्फा है, मैं इसको आगे बढ़ाता है इसे, है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ। देखिए ये आप इसको अगर ऐसे बढ़ाते तो ये एंगल भी अल्फा होता, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो AT जो हुआ आपका AT ये हो गया G साइन अल्फा, क्योंकि ये जो टेंशन है आपके स्ट्रिंग में उसका कोई भी कंपोनेंट पाथ के अलोंग नहीं होगा, है ना, इस रेशे में नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर नेट जो एक्सेलरेशन हो गया वो G साइन अल्फा हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे पहुँचते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा मान लीजिए V, ठीक है। तो भाई इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन L, और यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब V स्क्वायर बाई L जीरो नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा एक जो नीचे की तरफ आप लेंगे इस पर फोर्स वो हो जाएगा mg, और यहाँ पे टेंशन है T, इसको T डैश कर दो थोड़ी देर के लिए, हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये बताइए कि पाथ के टैंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे? तो यहाँ जरा देखो, यहाँ देखो, जब स्ट्रिंग वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है तो पाथ के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो G साइन अल्फा है। यहाँ पे स्ट्रिंग वर्टिकल से जीरो एंगल बना रहा है तो AT मेरा हो जाएगा G साइन जीरो, है ना। तो AT यहाँ पे हो जाएगा G साइन जीरो, ये हो गया जीरो।
केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/L। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो v²/L इक्वल्स टू मैं g sin अल्फा ऐसे लिख दो। अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालना है। अब सवाल यह है कि मैं v²/L की वैल्यू कैसे निकालूं। तो जरा समझो, यहाँ पर तुम अपने बॉल को मान लो सिस्टम। अब सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक लग रहा है ग्रेविटी और दूसरा लग रहा है टेंशन। टेंशन हमेशा इसके पाथ के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो इफेक्टिवली हमारे बॉल पे केवल और केवल ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी है कंजर्वेटिव फोर्स। अब जब किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो हम यही फंडा यहाँ पे लगा रहे हैं। सोचो जरा कि जब यहाँ से यहाँ की बात करूँ मैं यहाँ पे अगर रेफरेंस लेवल लेता हूँ, तो रेफरेंस लेवल का मतलब ये हो गया कि इस हाइट पे जो बॉडी है, इस हाइट पे जो बॉडी है ना, ये देखिए इस हाइट का, वहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूँगा और काइनेटिक एनर्जी पहले से ही 0 है, तो इनिशियल एनर्जी हो गया 0। यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पर जब बॉल आया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ mv², और चूंकि बॉल रेफरेंस लेवल से नीचे जा रहा है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। कितना? ये हो जाता है -mgh के बराबर। h देखो ये वाला लेंथ हुआ। अच्छा, टोटल लेंथ L है, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने देखा है ये L है और ये अल्फा है। तो अगर इस, ये भी तो L हुआ, ये L हुआ, इसका कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया L cos अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट गिरा अपना बॉडी, उसकी ना उसका जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया L - L cos अल्फा। और सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो तुम्हारा हो जाएगा ½ mv² इक्वल्स टू mgl ब्रैकेट में 1 - cos अल्फा। यहाँ से काटो जरा, m को काट दो, l को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, तो v²/L इक्वल्स टू तुम्हारा 2g1 - cos अल्फा हो गया। अब क्या यहाँ पर v²/L की वैल्यू रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। तो रख दिया तुमने, यहाँ पर रखा तो तुम्हारा बेटा आया 2g1 - cos अल्फा इक्वल्स टू g sin अल्फा। ये g कट गया। अब तो बिल्कुल ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, और हम लोग जानते हैं 1 - cos अल्फा इक्वल्स टू कितना, 2 sin² अल्फा/2, और sin अल्फा इक्वल्स टू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा/2, सॉरी बाय 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कटा फटाफट से, 2 काट दो, 2 काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, और यहाँ बचेगा 2 sin अल्फा/2, ये हो गया cos अल्फा/2। तो यहाँ से आ गया tan अल्फा/2 इक्वल्स टू 1/2, है ना। अब यहाँ से मेरे ख्याल से अब हम लोग आगे नहीं कर सकते हैं, सिंपली जो भी वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब जब एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आपका वैल्यू हो जाएगा अल्फा/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, या कहिए अल्फा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1/2।